प्रिय विद्यार्थियों, आज इस व्याख्यान में मैं प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत और शिक्षा योजना के संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। प्लेटो का समय नगर राज्यों का समय था। मैंने पूर्व व्याख्यान में आपको ये बताया था कि प्लेटो अपने ग्रंथ रिपब्लिक के माध्यम से एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था और आदर्श राज्य की स्थापना के लिए उसके नागरिकों की संख्या प्लेटो ने 5040 बताई है। प्लेटो के जो अनुभव था वो मूल रूप से प्लेटो एथेंस के थे, यूनानी नगर राज्य था एथेंस, और बगल में ही एक नगर राज्य स्पार्टा हुआ करता था। तो प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा की पद्धतियों का, शासन व्यवस्था का अध्ययन करके अपने कुछ निष्कर्ष निकाले थे और रिपब्लिक नामक महान ग्रंथ के माध्यम से प्लेटो एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। आदर्श राज्य की स्थापना के लिए बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारी अवधारणाएं उन्होंने दी, जिसमें शिक्षा योजना भी है, जिसमें साम्यवाद का सिद्धांत भी है, परिवार का साम्यवाद, संपत्ति का साम्यवाद और कुल मिलाकर न्याय का सिद्धांत आदि आदि ये प्लेटो ने अपने दर्शन में अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। प्लेटो जिस आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे, उस आदर्श राज्य के लिए उन्होंने एक आदर्श शिक्षा योजना की चर्चा की है। प्लेटो ने अपने शिक्षा के सिद्धांत को दो वर्गों में बांटा है। एक प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा प्लेटो 6 वर्ष की उम्र से 20 वर्ष तक की उम्र में लोगों को प्रदान करना चाहते थे और 6 वर्ष से 18 वर्ष तक जो प्रारंभिक शिक्षा होगी उसमें व्यायाम है, संगीत है, इन सब चीज़ों पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। 18 वर्ष से 20 वर्ष की उम्र में विद्यार्थियों को एक परीक्षा की बात उन्होंने कही है, जिसमें जो परीक्षार्थी सफल साबित होंगे उन्हें राज्य में साधारण अधिकारी के तौर पर नियुक्त कर दिया जाएगा। प्लेटो का मानना था कि मानसिक शिक्षा के लिए संगीत बहुत आवश्यक तत्व है और बार्कर ने भी कहा है कि संगीत मन के सामान्य प्रशिक्षण का एक मार्ग है। पहले भी मैंने चर्चा की थी। प्लेटो ने अपने समय में एथेंस के अंदर जिस अकादमी की स्थापना की थी, एकेडमी की स्थापना की थी, उस एकेडमी को यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है और उसके जैसे किसी भी संस्था का एक मोटो होता है, एक आदर्श वाक्य होता है, वैसे ही उसके मुख्य द्वार पर प्लेटो ने लिखाया था कि यहाँ गणित और ज्यामिति से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति प्रवेश न करे। प्रारंभिक शिक्षा की इन स्थितियों के बाद प्लेटो उच्च शिक्षा की भी बात करते हैं। 20 वर्ष तक की जो शिक्षा है वो समस्त लोगों के लिए है। जैसा कि भारत में मनुस्मृति पर आधारित चतुर्वर्णीय व्यवस्था रही है, वैसी ही व्यवस्था प्लेटो ने त्रिवर्णीय 3 वर्णों की व्यवस्था यूनान के अंदर स्वीकार की थी, जिसमें शासक वर्ग,
सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग 3 श्रेणियां होंगी लोगों की और उनके द्वारा राज्य को संचालित किया जाएगा। हालांकि बाद में प्लेटो के ही शिष्य अरस्तु ने जो दर्शन दिया, उन्होंने चौथे अंग के रूप में दास प्रथा को भी सम्मिलित किया और इस कारण से यूनान की जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था बनी, वैसी ही चतुर्वर्णीय व्यवस्था पेशे और परंपरा पर आधारित भारत में भी रही है। फिर जहाँ तक उच्च शिक्षा की बात है, तो प्लेटो 20 वर्ष के बाद बौद्धिक और क्रियात्मक शिक्षा की जो सृजनात्मक शिक्षा होती है उसकी बात करते हैं, जो अध्ययन प्लेटो 20 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की उम्र तक कराना चाहते थे। लेकिन 20 से 30 वर्ष की उम्र में भी एक परीक्षा होगी और जिसमें जो सफल विद्यार्थी होंगे उनको राज्य का साधारण अधिकारी बनाया जाएगा। 10 साल की उच्च शिक्षा के बाद 30 साल की उम्र में एक परीक्षा होगी। इस परीक्षा में जो विद्यार्थी सफल नहीं होंगे वह राज्य के साधारण अधिकारी बनेंगे। सफल विद्यार्थियों को 5 साल तक द्वंद्व और दर्शन की शिक्षा दी जाएगी। प्लेटो ने 35 वर्ष की शिक्षा को भी एक तरह से अपूर्ण माना है। यह पूर्ण शिक्षा नहीं है, 35 वर्ष की शिक्षा भी अपूर्ण है और इसलिए उन्होंने सांसारिक और व्यवहारिक पाठशाला के लिए व्यक्ति को 15 वर्ष तक और पकाने के लिए और तप करने के लिए आह्वान किया है। और जब 50 वर्ष की उम्र का व्यक्ति इस शिक्षा की प्रक्रिया से गुजर जाएगा तब वह शासक वर्ग में शामिल होने लायक बन पाएगा और शासक बन पाएगा। तो जो त्रिवर्णीय व्यवस्था है उसमें क्रमशः 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष, 2 वर्षों की तपस्या 20 वर्ष तक, उसमें साधारण पद मिलेंगे। वो लोग सैनिक वर्ग में शामिल होंगे, उत्पादक वर्ग में शामिल होंगे, लेकिन शासक बनने के योग्य नहीं होंगे। शासक वही बन पाएंगे जो 50 वर्ष तक जीवन की जो व्यवहारिक पाठशाला है, जो व्यवहारिक अनुभव है, उसके आधार पर जो तप और सिद्धि करके जो अपने ज्ञानार्जन को पूर्ण कर पाएंगे, वही लोग शासक बनने के लिए योग्य बन पाएंगे। यद्यपि यह बहुत थकाऊ, बहुत उबाऊ और बहुत नीरस प्रक्रिया है कि आज के समय में 50 वर्ष तक यदि व्यक्ति को केवल अध्ययन ही अध्ययन कराया जाए तो यह बात व्यवहारिक सिद्ध नहीं होती और इसकी आलोचना भी बहुत सारे विचारकों ने की है। प्लेटो के इस विचार को अरस्तु ने भी स्वीकार नहीं किया था कि जीवन के आधे से ज़्यादा भाग यदि केवल शिक्षा में ही व्यर्थ चला जाएगा तो व्यक्ति के काम करने के अंदर जो ललक होती है, व्यक्ति की जो ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा निरंतर गतिमान नहीं रह सकती। इसलिए प्लेटो के इस शिक्षा सिद्धांत की, इस शिक्षा योजना की आलोचना भी बहुत अधिक हुई है। लेकिन प्लेटो एक आदर्श शासक बनाना चाहते थे। एथेंस और स्पार्टा में पद्धतियों में अंतर था। प्लेटो ने जिस शिक्षा की कल्पना की है वह स्त्री और पुरुषों सब पर समान रूप से लागू है। एथेंस में उस समय केवल व्यक्तियों को, पुरुषों को शिक्षा से लेकर शासन चलाने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन महिलाओं को इसमें ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन पड़ोस में ही स्थित स्पार्टा की परिस्थितियां बहुत अलग थी। वहां प्रारंभिक काल से ही स्त्री और पुरुष दोनों को समान शिक्षा दी जाती थी और खास तौर से शारीरिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा भी अनिवार्य थी स्पार्टा के अंदर। प्लेटो ने स्पार्टा के इस सिद्धांत को भी अपने यहाँ स्वीकार किया है।
हालांकि स्पार्टा में जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो 7 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होती थी, लेकिन प्लेटो ने इसे 6 वर्ष से प्रारंभ माना है। उदाहरण के तौर पर कहूँ तो स्त्री पुरुष समानता के संदर्भ में प्लेटो ने यह मत व्यक्त किया है कि जिस प्रकार रात में घर की सुरक्षा के लिए एक कुत्ता भौंक भौंक कर घर की सुरक्षा करता है, दुश्मनों से मुक्ति दिलाता है, दुश्मनों को आगाह करता है, उसी प्रकार से एक कुतिया भी रात भर भौंक भौंक कर घर की और पड़ोस की सुरक्षा का काम किया करती है। यद्यपि कुत्ता और कुतिया की तुलना किसी अपमानजनक भाषा के शब्द में प्लेटो की ये बात नहीं मानी जाएगी, वहाँ तो केवल जेंडर के विभेद के संदर्भ में से लिया जाना चाहिए। इसका आशय यह नहीं है कि स्त्री पुरुष की समानता के लिए प्लेटो कुत्ते और कुतिया की तुलना स्त्री और पुरुषों से करना चाहते थे। ऐसा कदापि नहीं है, केवल एक उदाहरण है जिसमें उन्होंने जेंडर के इस विभेद को, लिंग के इस भेद को समाप्त करने के लिए अपनी बात को समाज तक प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया है। कुल मिलाकर प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है वो युवाओं के लिए नहीं बल्कि प्रौढ़ावस्था के लिए है। पूरी शिक्षा व्यवस्था व्यक्ति को प्रौढ़ होने तक भी विद्यार्थी बने रहने के लिए सचेत करती है, विवश करती है, और यही उसका उद्देश्य है। कुल मिलाकर प्लेटो की जो शिक्षा योजना है वो आज के समय में भी भले ही व्यवहारिक तौर पर इसके कुछ परिणाम सामने आए, लेकिन दार्शनिक तौर पर प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत निश्चित तौर पर एक मनुष्य के जीवन के लिए एक आदर्श योजना है, एक आदर्श सिद्धांत है। और रूसो जैसे विचारकों ने, वार्कर जैसे विचारकों ने इसे ध्वनिमत से यह स्वीकार किया है कि प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत अपने आप में एक पूर्ण दर्शन है। रूसो ने लिखा कि प्लेटोज रिपब्लिक इज ग्रेटेस्ट ट्रीटाइज ऑन एजुकेशन विच एवर वाज रिटन, यानी कि प्लेटो की रिपब्लिक नामक जो ग्रंथ है वह शिक्षा पर अब तक लिखा गया एक सर्वोत्तम ग्रंथ है और इस ग्रंथ की अवहेलना नहीं की जा सकती। कुल मिलाकर हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की बात करें तो जिस आदर्श शासन की, जिस आदर्श राज्य की प्लेटो स्थापना करना चाहते थे, भले ही कुछ लोगों ने इसे काल्पनिक माना, कुछ लोगों ने इसे यूटोपियन दर्शन माना। यूटोपियन का मतलब काल्पनिक, तो कैसा दर्शन माना, इसके बावजूद भी प्लेटो की शिक्षा योजना को कोई भी युग, कोई भी काल और कोई भी देश नकार नहीं सकता, ऐसा मेरा भी मानना है। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत निश्चित तौर पर अपने आप में एक संपूर्ण और समग्र प्रयास है जो मानव जीवन को बहुत अधिक ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। और एक आदर्श राज्य जो होना चाहिए, उनका प्लेटो के संदर्भ में नगर राज्य हुआ करते थे, लेकिन अब राष्ट्र और देश की कल्पना है और राज्य की कल्पना है, बृहद नेशन स्टेट की परिकल्पना है, राष्ट्रीय राज्यों की परिकल्पना है। तो उन राष्ट्रीय राज्यों में भी प्लेटो का यह सिद्धांत निश्चित तौर पर बहुत उपयोगी है और अनुकरणीय भी है। यदि समस्त शासन पद्धतियां, समस्त राज्य इसका अनुसरण कर सकें और प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के अनुसार शासक की परिकल्पना करना चाहें, तो निश्चित तौर पर इसकी कोई दूसरा मिसाल नहीं होगी, दूसरी कोई सानी नहीं होगा। और यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्धांत है, ऐसा मेरा मानना है। आलोचना हर जगह होती है, किसी भी सिद्धांत की हो सकती है कि बुढ़ापे तक केवल शिक्षा ही शिक्षा प्राप्त करते रहो तो कर्म कब करोगे। लेकिन कर्म के लिए दूसरे वर्ग, प्लेटो सैनिक वर्ग के माध्यम से, उत्पादक वर्ग के माध्यम से
वह कर्म कराना चाहता था, लेकिन शिक्षा योजना केवल शासकों के लिए थी और शासक ऐसा होना चाहिए जो दार्शनिक हो। दार्शनिक राजा की अवधारणा प्लेटो ने अपने शिक्षा योजना के माध्यम से व्यक्त की है और वह निश्चित तौर पर प्रशंसनीय भी है और अनुकरणीय भी है। तमाम देशों की जो शासन पद्धतियां हैं आज के इस युग में भी इसे पूरी तरह से तो नहीं स्वीकार किया जाता, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें 26, 28, 30 वर्ष तक सिविल सेवा की उम्र होती है। शिक्षक बनने की प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक की जो प्रक्रिया होती है वह निश्चित तौर पर अलग है कि 25 वर्ष की उम्र तक व्यक्ति इस प्रकार की सेवाओं में जा सकता है। 50 साल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिस आदर्श शासक की परिकल्पना, जिस दार्शनिक राजा की परिकल्पना प्लेटो रिपब्लिक के माध्यम से अपने आदर्श राज्य के लिए करना चाहता था, वह निश्चित तौर पर प्रभावकारी है और संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण दुनिया के लिए निश्चित तौर पर उपयोगी है। आपके मैं लिखित में भी आपको स्क्रिप्ट अपलोड करूंगा। आपकी कोई क्वेरी हो, आपके कोई कमेंट हो, आपकी कोई जिज्ञासा हो, उसका समाधान मैं सोशल मीडिया के किसी भी माध्यम पर आपके समाधान करने के हल के लिए निश्चित तौर पर हमेशा तैयार रहूँगा। मुझे अफसोस है कि जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनकी संख्या मुझे बहुत कम दिखाई देती है। बहुत कम लोग टिप्पणियां कर रहे हैं, बहुत कम लोग जिज्ञासाएं व्यक्त कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि आप अधिक से अधिक मात्रा में टिप्पणियां करें। जो मैं व्यक्त कर रहा हूं, अभिव्यक्ति प्रदान कर रहा हूं, जो मैं लिख के जो रिटन स्क्रिप्ट है उसको अपलोड कर रहा हूं, उस पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं दें और ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासाएं व्यक्त करें, ताकि हमारे और आपके बीच में एक बेहतर संवाद कायम रह सके और आपके ज्ञानार्जन में भी और मेरे ज्ञानार्जन में भी अभिवृद्धि संभव हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।